नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। रात के 8 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं नितेश गर्ग। स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, डिकोड करेंगे सारी खबरों को। लेकिन इस वक्त मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, सीधा वहीं आपको ले चलते हैं। बनारस के बाद विस्तार न्यूज पहुंच गया है कहां? मुंबई। और प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजर रहा है उसे विस्तार न्यूज आपको विस्तार से दिखा रहा है। एकनाथ शिंदे को देख सकते हैं आप, देवेंद्र फडणवीस को देख सकते हैं। इसके साथ ही जो रोड शो की झलकी हमने आपको बनारस में दिखाई थी, वैसी ही कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां महिलाएं आगे आगे चल रही हैं। आगे आगे महिलाएं प्रधानमंत्री के पथ प्रदर्शक के रूप में, एक बड़े मैसेज के रूप में चल रही हैं और पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा है। वो हुजूम, वो तैयारियां, वो जोश और वो सब कुछ जो हर रैली में दिखाई देती है, वो यहां भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी, जिसे चुनावी मशीनरी कहा जाता है, चुनाव जीतने की मशीनरी, इतनी बड़ी मशीनरी है, वो सामने आपको दिख रही है उसकी झलकी। हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, रैली की, मध्य प्रदेश को नापा, छत्तीसगढ़ को नापा और इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा और अब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा पहुंचे हैं महाराष्ट्र और ये वही अंदाज आप देख सकते हैं जो लगातार पहले भी दिखाई दिया है, यानी हाथों में कमल का निशान, अभिवादन करते हुए तमाम जो जनता जनार्दन है उनको हाथ हिलाते हुए अभिवादन, और जो रथ है वो भी विशिष्ट शैली का है, वो भी दिखाई दे रहा है। और दाएं और बाएं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके रोड शो, इसके साथ ही तमाम दलों की जो तैयारियां हैं, जो चुनावी कैंपेन है, सभी से जुड़ी खबरें सबसे तेज, सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बताता रहेगा। लेकिन आगे कुछ अहम रिपोर्ट्स हैं, उनको डिकोड करना है, अलग अंदाज में आपको बताना है और उसकी सारी जो जानकारी है डिटेल में आपको समझानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। डिंडौरी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना और नकली राष्ट्रवादी पार्टी का कांग्रेस में विलय पक्का है। नकली शिवसेना का जब कांग्रेस में विलय हो जाएगा तो मुझे सबसे ज्यादा बाला साहेब ठाकरे याद आएंगे। देखिए रैली में कैसे भावुक हुए प्रधानमंत्री। डिंडौरी मध्य प्रदेश वाला मत समझिएगा, महाराष्ट्र वाली डिंडौरी की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट। चुनावी रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पर है। सबसे पहले वे डिंडौरी पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया। डिंडौरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय शिवाजी और मराठी से संबोधन की शुरुआत की। कहा, साथियों, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपने पिछले 10 साल में मेरा काम देखा है। आज मैं तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। पीएम अपने संबोधन में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को याद करते हुए नजर आए। न सिर्फ याद किया बल्कि भावुक हो गए। मोदी ठाकरे गुट की शिवसेना के इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कहे, ये जो विनाश हो रहा है बाला साहेब को सबसे ज्यादा दुखी करता होगा। नकली सेना ने उनके हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उनका ये सपना पूरा हुआ, लेकिन नकली शिवसेना को सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र के एक नेता ने क्षेत्रीय पार्टियों को सुझाव दिया है कि सबको कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए।
उन्हें लगता है कि यदि छोटी पार्टियां कांग्रेस में मिल जाएंगी तो वो विपक्ष के लिए मान्य हो जाएगी। बाला साहेब कहते थे कि जिस दिन लगेगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई तो उस दिन इसे समाप्त कर दूंगा। लेकिन नकली शिवसेना ने बाला साहेब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब हम नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की देश के बजट का 15% सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांटा और आज भी वो धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस और इंडी अघाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। मोदी जनता की भावनाओं से जुड़ना जानते हैं, इसलिए स्थानीय नेताओं और विभूतियों को अपने भाषण में शामिल करना नहीं भूलते। मोदी ने कहा कि नकली शिवसेना पूरी तरह से चुप है। उनकी साझेदारी पाप की साझेदारी है। उनका पाप पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। 4 चरणों के चुनाव में जनता ने उन्हें हर तरफ से हरा दिया है। कहा कि नकली शिवसेना उस कांग्रेस के सिर पर घूम रही है जो दिन रात वीर सावरकर को गाली देते हैं। साथियों, ये नकली शिवसेना वाले उस कांग्रेस को सिर पर उठाए घूम रहे हैं जो कांग्रेस वीर सावरकर जी को दिन रात गालियां देती है। महाराष्ट्र की स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त जनता ये जब देखती हैं, ये जब सुनती हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। डिंडौरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्याण में चुनावी रैली संबोधित करने पहुंचे। यहां भी उन्होंने विरोधियों पर जमकर बयानों के माध्यम से तीर छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मोदी गरीब को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन, हर घर जल, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजनाएं बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। लेकिन कांग्रेस के इरादे कुछ और ही हैं। हमने कभी भी न किसी का धर्म देखा है, न किसी का धर्म पूछा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली की सियासत पर फिलहाल पूरे देश की नजरें थम गई हैं, रुक गई हैं। वजह है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर स्वाति मालीवाल के आरोपों ने सियासत गरमा दी है। आरोप ऐसे व्यक्ति पर हैं जो केजरीवाल का पीए है, केजरीवाल का खास है। काफी लंबे समय से केजरीवाल के सहयोगी विभव पर बड़े संगीन आरोप लगे हैं। विभव कुमार की कुंडली अगर देखी जाए तो जांच एजेंसियों की कटघरे में कई बार नजर आए हैं। आपको दिखाते हैं इनसे जुड़ी इनकी पूरी जो अभी तक की जर्नी है और क्या क्या इनके विवाद हैं, क्या कहां कहां इन्हें घेरा गया है। देखिए।
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। पर वहीं दूसरी ओर पार्टी की ही महिला नेता ने केजरीवाल के पीए पर संगीन आरोप लगाए। आरोप बदसलूकी का था, आरोप मारपीट का था। तारीख 13 मई स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर गंभीर आरोप लगाया तो सनसनी मच गई। घटना सीएम हाउस में हुई थी तो लिहाजा बीजेपी केजरीवाल पर टूट पड़ी। महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मालीवाल के आरोपों को सही ठहराया और मामले पर उचित कार्रवाई की बात कही। केजरीवाल के पीए यानी कि विभव कुमार, आपको बता दें कि विभव कुमार 17 फरवरी 2015 से केजरीवाल के साथ हैं। जब केजरीवाल जेल में बंद थे तो उनसे मिलने के लिए मात्र 6 लोगों को अनुमति मिली थी, जिसमें से विभव कुमार भी एक थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि केजरीवाल और विभव कुमार के बीच रिश्ता कितना मजबूत होगा। आपको बता दें कि आरोपों में घिरने वाले विभव कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। आरोपों के अगर पन्ने खंगाले जाएं, तो 2007 में एक केस में दिल्ली विजिलेंस ने एक्शन लेते हुए हाल ही में विभव कुमार को बर्खास्तगी का फरमान जारी किया था। उस मामले में विभव पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। विभव कुमार पर आरोप था कि उन्होंने महेश पाल नाम के एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डाली और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। 2007 के मामले के अलावा वर्ष 2017 में उनसे एंटी करप्शन ब्रांच ने कथित टैंकर घोटाले में भी पूछताछ की थी। दरअसल जून 2015 में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा करीब 285 स्टेनलेस स्टील के पानी के टैंकरों की खरीद में कथित लापरवाही की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। सरकार ने जून 2016 में इस कमेटी की एक रिपोर्ट को भेजा और बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। मार्च 2024 में इससे जुड़ी एक और खबर सामने आई थी कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। शराब घोटाला मामले में पूछताछ से पहले भी ईडी ने विभव से पूछताछ की थी और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनके बयान दर्ज किए थे। कि ये इनका आंतरिक झगड़ा इसलिए बढ़ गया है कि अब इन सबको लग रहा है कि 2 तारीख को जब केजरीवाल जी फिर से जेल जाएंगे तो उनको सजा हो जाएगी, एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी, न्यायालय उनको दंड देगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की खींचतान चल रही है, इसलिए इस प्रकार का जो है अंतर्द्वंद चल रहा है। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूँ, मैं शॉक्ड हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। समय लोकसभा चुनाव का है, ऐसे में दिल्ली जैसे प्रदेशों में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा चुनाव में हर बार जोरों शोरों से उठते देखा गया है। स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर आरोप और संजय सिंह द्वारा आरोपों को स्वीकार करने पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि दिल्ली की सियासत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार के साथ साथ इंटरव्यू का भी सिलसिला बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि गृह मंत्री के पद पर रहते हुए राष्ट्रहित में कई ऐसे फैसले लिए गए जिसने पूरी तरह से सनसनी मचा दी। मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान का हवाला देते हुए अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बिफरे थे। इसके साथ ही काशी और मथुरा में हिंदू पक्ष के दावों पर भी अमित शाह ने खुलकर बातें की हैं। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा।
और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी। और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि फेक एनकाउंटर हो रहे। मैंने कई इंटरव्यू में कहा है, तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। देखिए, आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूं, दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। ये देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छल कर रहे हैं। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल दें। जब पार्टी की एक्सपेंशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। कोई टीएमसी छोड़कर यहां आएगा तो उसको फांसी चढ़ा देते हैं और कहते हैं आत्महत्या कर दी। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। पर वो है ना 20 दिन और बाहर है, उन्होंने कहा है कि अगर इश्यू अभी तो चल रहा है ना, देखिए कितना चलता है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है, सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है, उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। और मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या? ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और शरद पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टियां टूटी है। खाम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राजाशाही जैसी कि बाप के बाद बेटा या बेटी ही उत्तराधिकारी बने। बुधवार की सुबह सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का दिल्ली में निधन हो गया। 3 महीने से वह दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। गुरुवार को ग्वालियर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निधन के बाद राजमाता से जुड़ी कई बातें लोग जानना चाह रहे हैं, उत्सुकता है उनके अंदर। ऐसे में राजमाता से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 70 साल की थी और पिछले 3 महीने से बीमार चल रही थी। राजमाता सिंधिया दिल्ली एम्स में एडमिट थी। यहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली।
राजमाता माधवी राजे नेपाल की रहने वाली थी। वे नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती थी। 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम किरण राजलक्ष्मी था, जिसे मराठी परंपरा के अनुसार बदलकर माधवी राजे सिंधिया किया गया। जानकार बताते हैं कि राजमाता हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करती आई। उनके जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में उनका दखल रहता था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे थे, उस समय भी वे उनके इस फैसले में उनके साथ खड़ी रही थी। ज्योतिरादित्य कांग्रेस में पिता की विरासत को छोड़कर जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन माधवी राजे ने मार्गदर्शक बनकर राह दिखाई। इसके बाद ही ज्योतिरादित्य ने इतना बड़ा फैसला लिया था। माधवराव सिंधिया की शादी के लिए राजघरानों से तस्वीरें आ रही थी। जब विजया राजे सिंधिया ने नेपाल की राजकुमारी की तस्वीर देखी तो उन्हें वो पहली नजर में ही पसंद आ गई। माधवराव शादी से पहले मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं हो पाई और दोनों की शादी तय हो गई। 8 मई 1966 को दिल्ली में उनकी शादी हुई। बारात के लिए ग्वालियर से दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिससे बाराती दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त ये शादी खूब चर्चा में रही थी। माधवराव सिंधिया के गुजर जाने के बाद राजमाता सिंधिया ही पूरे राजमहल की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन लंग्स इन्फेक्शन की वजह से आखिर राजमाता ने 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। विस्तार परिवार की ओर से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म होने के बाद से ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा नेता अपना अपना दावा ठोंक रहे हैं। 4 जून के बाद केंद्र में नई सरकार बन जाएगी और आचार संहिता खत्म हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट में नए मंत्रियों की जगह को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंत्री पद की रेस में कौन कौन है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद ही सत्ताधारी दल में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मामला है मंत्री पद की खाली पड़ी कुर्सी भरने का। बीजेपी के सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगला कैबिनेट के मंत्री कौन होगा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को कई लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब केंद्रीय टीम मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। आपको बता दें, पहले से ही राज्य में एक मंत्री पद खाली पड़े हैं। ऐसे में अगर ब्रजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतकर सांसद बनते हैं तो एक और पद खाली हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो मंत्रियों के 2 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी कई मंत्रियों के बदलाव की चर्चा चल रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जातिगत समीकरण के आधार पर भी मंत्री पद मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री को छोड़कर बीजेपी ने कैबिनेट में जिन 9 विधायकों को जगह देने का फैसला किया था, उसमें सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी समुदाय की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओबीसी वर्ग को छोड़कर सामान्य वर्ग के मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर विभिन्न क्षेत्रों के समीकरणों की बात करें तो प्रदेश में मंत्री पद की रेस में 3 खैमा सक्रिय है। तीनों खैमे से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए नए मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा परफॉर्मेंस भी एक अहम भूमिका पर रहने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कि मंत्री की कुर्सी की होड़ में किसका और किस क्षेत्र के नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वर्तमान सरकार में सरगुजा से 4 मंत्री चुनकर आते हैं। सरगुजा से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ताल्लुक रखते हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी भी सरगुजा से ही आती है। ऐसे में सरगुजा से नया मंत्री बनाया जाना मुश्किल है। भाजपा सूत्रों की माने तो अगर वर्तमान में सरगुजा मंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर पाई जाती है तो ही नए को मौका मिलेगा। बस्तर क्षेत्र के केदार कश्यप पहले से ही मंत्री पद पर आसीन है। इसके अलावा यहां से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी आते हैं। इसलिए बस्तर संभाग से नए मंत्री की उम्मीद कम नजर आ रही है। बिलासपुर संभाग से वर्तमान में 3 मंत्री हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री लखनलाल देवांगन के नाम इसमें शामिल है। इस हिसाब से बिलासपुर संभाग भी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से पैक हो चुका है। हालांकि अमर अग्रवाल का नाम यहाँ से चर्चा में है। रायपुर संभाग के 2 मंत्री चुनकर आते हैं, जिसमें खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा और शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम शामिल है। ब्रजमोहन अगर सांसद बनते हैं तो उनका पद खाली हो जाएगा। ऐसे में सामान्य वर्ग के रिप्लेसमेंट में नए सामान्य वर्ग के विधायक को जिम्मेदारी दी जा सकती है।
रायपुर से पुरंदर मिश्रा और गुरु खुशवंत साहब का नाम इस लिस्ट में सटीक बैठता है। इसके अलावा रमन सिंह खेमे से राजेश मुड़त का नाम आगे चल रहा है। दुर्ग से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आते हैं। इसके अलावा दयाल दास बघेल भी मंत्री है। तो उम्मीद की जा रही है दुर्ग से एक एससी वर्ग या सामान्य वर्ग के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। दुर्ग से भावना बोहरा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन कवर्धा के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है। ऐसे में उनकी दावेदारी कमजोर मानी जा रही है। अहिवारा विधानसभा डोमन लाल कोरसेवाड़ा और दुर्ग शहर गजेंद्र यादव के नाम भी चर्चा में है। गजेंद्र यादव पूर्व संघ प्रमुख बीसराम यादव के बेटे हैं, इसीलिए संघ की पसंद के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। पुराने चेहरे की बात की जाए तो अमर अग्रवाल, राजेश मुड़त और अजय चंद्राकर ऐसे पुराने नाम हैं जो मंत्री पद की लिस्ट में आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। अमर अग्रवाल पूर्व सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अमर अग्रवाल को हाल ही में बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया था। राजेश मुड़त रायपुर जिले में मंत्रियों की रेस में आगे चल रहे हैं। रमन सरकार के समय राजेश मुड़त मंत्री पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जांजगीर चांपा का क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। अजय चंद्राकर रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में बस्तर, कांकेर और महासमुंद क्लस्टर प्रभारी बनाए गए हैं। SC/ST वर्ग से रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम मंत्रिमंडल की रेस में आगे बना हुआ है। रेणुका सिंह महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है। रेणुका सिंह विधानसभा चुनाव में CM पद की दावेदार भी थी। ऐसे में अगर रेणुका को भी मंत्री बनाया जाता है तो इसमें कोई सरप्राइज बात नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर लता उसेंडी छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री पद पर कार्यरत है। वह भाजपा के उम्मीदवार के रूप में कोंडागांव निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई है। कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। लगातार 2 चुनावों से देश की राजनीति में वो विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। यहाँ हर एक पद नहीं होता है, दायित्व होता है। तो यहाँ कोई पोस्ट की भाग दौड़ नहीं मची हुई है, बल्कि आपने कांग्रेस के 5 सालों में देखा कि जय और बीरू में ही नहीं बन पाई। इन लोग दूसरों पर सवाल उठाते हैं कि हास्यास्पद है। आपको बता दें, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 4-3-3-2-1 के फार्मूले से चल रही थी। भूपेश बघेल सरकार में सबसे ज्यादा ST वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया था। 2 OBC, 3 जनरल, 2 SC और 1 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। कैबिनेट बदलाव को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस मीडिया हेड सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। भाजपा नेता रायपुर से लेकर नागपुर और दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। एक मंत्री का पद खाली है। एक मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पद खाली नहीं होने वाला, क्योंकि उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं नगण्य है। तब एक मंत्री है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। यहाँ से लेकर वहाँ तक, नागपुर से लेकर दिल्ली तक लोग जो आजमाइश कर रहे हैं। अब जिसकी थैली में ज़्यादा वजन होगा वो मंत्री बनेगा। 4 जून की सुबह सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला नहीं करेगी। भाग्य का फैसला वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्रियों का भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक मंत्रिमंडल का पद खाली है और उस पर जगह बनाने के लिए लगातार जो तमाम नेता है वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा चुनाव का परिणाम एक विशेष आधार बनेगा, जिस आधार के हिसाब से तमाम लोगों को मंत्रिमंडल पद से नवाजा जा सकता है। कई नाम, कई दावेदार है, लेकिन ये स्पष्ट 4 जून के बाद होगा कि किसे मंत्रिमंडल के पद से नवाजा जाएगा और अगला छत्तीसगढ़ का कैबिनेट मंत्री कौन होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। अब प्रदेश के भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अन्य राज्यों में मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में लगा दी गई है। कौन सा नेता कहां है, कहां जा रहा है, क्या कुछ सियासत कर रहा है, क्या कुछ अपने दल के पक्ष में जनमत जुटा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे और समझ जाएंगे। चुनाव खत्म होने के अगले दिन से ही छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दूसरे राज्यों में मोर्चा संभाल दिया है। राजनीति की दुनिया में अच्छी पैठ रखने वाली ये दिग्गज अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ओडिशा और झारखंड के छत्तीसगढ़ से सटे होने के कारण इन राज्यों में छत्तीसगढ़ी नेताओं का अच्छा प्रभाव माना जाता है। यहाँ भाजपा नेता छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। तो वहीं दिग्गजों की पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों की बात करें
तो विष्णुदेव साय को उड़ीसा और झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। दोनों डिप्टी सीएम को उड़ीसा में कमान संभालने की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय अब तक दूसरे प्रदेशों में 10 से ज्यादा चुनावी जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को बलांगीर, कटक, संबलपुर की जिम्मेदारी मिली है और इसके साथ ही मंत्री केदार कश्यप, मंत्री ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, प्रेम प्रकाश पांडे, शिव रतन शर्मा, सांसद सुनील सोनी, देवेंद्र प्रताप सिंह, संतोष पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, चुन्नीलाल साहू की ड्यूटी भी ओडिशा में लगाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, लक्ष्मी रजवाड़े, धर्मलाल कौशिक, भूपेंद्र सवन्नी, रजनीश सिंह, विकास महतो, संजय श्रीवास्तव, राम विचार नेता और श्याम बिहारी जायसवाल की तैनाती झारखंड में की गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी भी प्रदेश का कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, एक कार्यकर्ता के तौर पे ही काम करता है। छत्तीसगढ़ का हमारा चुनाव संपन्न हुआ तो छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं, पार्टी को जिताने के लिए और देश में सुशासन, देश को कैसे समृद्धशाली बना सके, उसके लिए मोदी की गारंटी जरूरी है। एक एक सीट लोकसभा की वहाँ जीतने की पूरा योजना बना करके हम सब कार्यकर्ता जुटे हैं और इस निमित्त से हम सब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय भी ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा में ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों पर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। वे रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। तो अगर सूची की बात करें तो राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी, विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रमोद दुबे सहित पीसीसी के कुछ नेताओं को झारखंड और हरियाणा में, असम में जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं विकास उपाध्याय को हिमाचल, यूपी और हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है। कवासी लखमा और मोहन मरकाम की तैनाती भी ओडिशा में तय की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण अन्य राज्यों में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों को जनता के बीच में रख रहे हैं। मोदी सरकार की नाकामी और भाजपा के वादा खिलाफी से जनता हताश और परेशान है और वरिष्ठ नेताओं के प्रचार का अच्छा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जहां भी कांग्रेस नेता प्रचार में जा रहे हैं, प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर वहां कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतरों के साथ वहां चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ी नेताओं की तैनाती चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के प्रवास पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि केंद्र की राजनीति में इसका कितना असर पड़ता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की खास रिपोर्ट। गर्मी आते ही जल संकट भी गहरा जाता है। राजधानी रायपुर से लगे आसपास के वार्डों के लोग गर्मी आते ही पानी के लिए तरसने लगते हैं। नगर निगम लाख टैंकर फ्री रायपुर करने का दावा कर ले, लेकिन आज विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देखने के बाद नगर निगम की दावों की पोल खुल जाएगी और आप सोचेंगे कि वाकई ये दावे सही हैं क्या। देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 70 वार्ड हैं, लेकिन गर्मी आते ही लोगों को जल संकट से जूझना पड़ता है। जल समस्या इस कदर व्याप्त है कि लोग घंटों घंटों पानी के टैंकर्स का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पहुंचता भी है तो जरूरत के अनुसार पानी नहीं मिल पाता। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। अधिकतर वार्डों में पानी की समस्या है। लाभांडी, फुंडहर, करीब नगर, खम्हारढी, गीतांजलि नगर, सुंदर नगर, भाटा गांव, गुड़ियारी, शक्ति नगर में गहरा जल संकट है। शहर की 45 पानी की टंकियों में 70 टैंकर से सप्लाई होती है। जल जीवन मिशन योजना में रायपुर पिछड़ गया है। अब सवाल यह है कि पानी की समस्याओं का समाधान कैसे हो। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का दावा है कि नगर निगम में प्रधानमंत्री भी बैठ जाएं, फिर भी समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ की समस्या कोई खत्म नहीं कर सकता। वार्डों में जो समस्या है ना, वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को ही बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा
कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो सुना आपने, क्या यह तर्क आप पचा सकते हैं? उधर लगातार बढ़ रही समस्याओं पर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने 1 सप्ताह में समस्याओं को खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हमने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो समस्या का समाधान हो सकता है आप उसको तुरंत करिए। उसके बाद तुरंत 1 हफ्ते के बाद फिर से समीक्षा बैठक होगी। अब अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 1 हफ्ते में जो त्वरित समस्या है जिसका निदान हो सकता है वो कर देंगे। अलग अलग वार्डों से जल समस्या को लेकर जब लोग नगर निगम पहुंच रहे हैं तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। विस्तार न्यूज ने जब आम लोगों से बात की तो उनका कहना है कि काफी दिनों से जल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या सुनने वाला कोई नहीं। राजधानी रायपुर में पानी की कितनी समस्या, ये समस्या मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं पानी की समस्या को लेकर। पानी की कितनी समस्या, कहाँ से पहुँचे आप? पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग सब दलदल सुनी के निवासी हैं। दलदल सुनी में पानी की समस्या है। जैसे देखें तो शिवाजी नगर में डबरी पारा में पानी नहीं पहुंच रहा है। वहां बोलते हैं कि टैंकर भेजो करके, टैंकर भेज देते हैं, 1-8 टैंकर आता है, पानी देके चला जाता है, लेकिन समस्या का जस्त का तस बना रहता है। पानी टंकी है केवल 2, बहुत सारी कॉलोनियाँ बन रही, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही, सबको पानी देना है तो 2 टंकी सफिशिएंट नहीं है और पानी का मारा मारी मचा हुआ है वहाँ पर। अब सवाल ये है कि इतने सारे लोगों को पानी की समस्या हो रही है, ऊपर से समस्या के अंतहीन होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा हो। अब देखना ये होगा कि अल्टीमेटम देने के बाद रायपुर में समस्याएं कैसे दूर होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले जरा ये बयान सुनिए। जैसे 5 साल के मामले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैंने जो बयान दिया, कल शायद आप ही लोग में से उसने किसी को चलाया है, मगर वो अर्थ को अनर्थ करके चलाया गया है। और मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ, बयान से नहीं पलट रहा हूँ कि सफाई की समस्या, पानी की समस्या ये अनवरत रहती है। तो इस तरीके से अगर जोड़ के देना तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति का परिचय है। अगर मेरे मन में कोई वो रहता, मेरे मन में अगर ऐसा लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ तो कल मैं उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को बुला के कल मैंने मीटिंग की। एजाज ढेबर, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का ये बयान है जो उन्होंने अपने ही दिए बयान के बाद दिया है। जब प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से गरमा गई, उनके ऊपर तमाम सियासतदान हमलावर हो गए, उसके बाद उनका ये बयान आया है। बीजेपी पार्टी ने उनके इस बयान को ऐसा लपका कि एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं ने तीखे बाण छोड़ने शुरू कर दिए। और बात जब मुखिया की हो तो ऐसे में बीजेपी कैसे पीछे हटती। रायपुर के महापौर ने बयान भी दिया था, किसको लेकर? देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ढेबर ने कहा कि इस जगह पर पीएम साहब को भी बैठा दिया जाए, फिर भी शहर की समस्याओं का हल नहीं होगा। पहले उनका ये बयान भी सुनिए। दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। महापौर के इस बयान के बाद अब बीजेपी एजाज ढेबर पर हमलावर हो गई है। मामले को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने महापौर से इस्तीफा तक मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि एजाज ढेबर को यह बयान अपना सुधारना चाहिए। इस बयान की हम निंदा करते हैं और एजाज ढेबर को इस्तीफा दे देना चाहिए। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एजाज ढेबर के चली चला की बेला आ गई है, इसलिए वे ऐसा बयान दे रहे हैं।
अब उनके बारे में क्या बोलना, बहुत सारे लोगों ने बोल चुका है। अब उनका जाते जवाते का टाइम है, चला चली के बेला है, तो अच्छे से निपट जाए तो अच्छे ही। बीजेपी के नेता महापौर के बयान के बाद हावी तो हैं ही, वहीं भाजपा के पार्षद दल ने भी नगर निगम के सामने बैठकर प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की, जिनमें हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की है। जरा उसे भी सुनिए। महापौर के बयान के बाद रायपुर नगर निगम में सियासत तेज हो गई। सियासत होने की तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देख सकते हैं तस्वीर है रायपुर नगर निगम के बाहर जो कांग्रेस बीजेपी के जो पार्षद दल हैं वो रायपुर के महापौर एजाज ढेबर की इस्तीफे की मांग करते हुए यहाँ पर धरने पर बैठा है। ये तस्वीर भी देख सकते हैं, तमाम जो पार्षद है, अमर बंसल हो या अलग अलग वार्ड के जो पार्षद हैं वो बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, हर वर्ष गर्मी के समय में यह समस्या आ जाती है, आम जन को पानी नहीं मिल पाता है। हमारे इस शहर के महापौर को और उनकी पूरी टीम को यह जिम्मेदारी से तय करना था कि मई से पहले प्रत्येक गलियों में पानी पहुंच जाता। हमारे वार्ड के अंतर्गत भी गली नंबर 5, 6, 7 में पानी की दिक्कत है, जिसकी कल हमने लिखित में मांग भी की है और हम सभी भाजपा पार्षद दल यहाँ पर बैठे हैं कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। अभी महापौर जी ने एक बयान दिया जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, जो कि पूर्णतः गलत है। हम महापौर जी की इस बयान की निंदा करते हैं उनसे और उनसे ये अपील करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। और भी पार्षद है, उन लोग से ही बातचीत करेंगे। ये तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो पार्षद हैं वो पोस्टर लेके बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे बयान पर? देखिए, महापौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जवाबदारी है। रायपुर शहर को जब उन्होंने पद ग्रहण करा तो एक विजन लेके आदमी उस पद में बैठता है कि मैं रायपुर शहर को कैसे विकास करूंगा, कैसे रायपुर शहर का धूल मुक्त करूंगा, पानी की समस्या करूंगा। मगर आज महापौर जी कहते हैं 4.5 साल बीतने के बाद कि मुख्य प्रधानमंत्री जी को इस पद में बैठा दिया जाए तो पानी की समस्या, लाइट की समस्या कभी दूर ही नहीं हो सकती। ऐसी बचकानी बातों को लेकर आज महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम उसकी इस्तीफा की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। कम मतदान प्रतिशत ने नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महिलाओं के कम मतदान से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह क्या रही और इसके क्या है सियासी मायने, जरा देखिए। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब मतदान प्रतिशत सभी के नेताओं के सामने कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम रही। चुनाव आयोग की तरफ से सभी सीटों पर वोटिंग के अंतिम आंकड़े मंगलवार रात जारी हुए। वोटिंग के आंकड़े देखकर कुछ सीटों पर सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं और सबसे ज्यादा चिंता महिलाओं के कम मतदान प्रतिशत ने बढ़ाई है। सियासी दल भी ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह रही जो महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहा। सीधी में महिलाओं के वोट पुरुषों की तुलना में 13.17% कम पड़े। खजुराहो में 12.09%, रीवा में 2.6% और सतना में 10.26%। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इस बार 4.25% वोटिंग घटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 66.87% वोटिंग हुई थी। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। 2019 में इतनी ज्यादा वोटिंग की वजह पुलवामा अटैक के चलते बीजेपी के पक्ष में लहर को माना गया था। इस बार के चुनाव में ऐसी कोई लहर नहीं रही। 2019 में एमपी में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कमलनाथ का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा सकी थी। इस बार छिंदवाड़ा, विदिशा, गुना, राजगढ़ ये ऐसी सीटें थी जिन पर तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी और मतदान प्रतिशत भी यहाँ बेहतर रहा। राज्य में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान ने सभी उम्मीदवारों से लेकर राजनीतिक दलों की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी अभी भी अपनी 29 की 29 सीटें जीतने वाले दावे पर अड़ग है। 29 कमल मध्य प्रदेश में खिलेंगे, सभी सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और 400 के पार से नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और केवल सरकार ही नहीं बनेगी, इस देश के नवनिर्माण का जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा वो भी पूरा होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। देश और प्रदेश की जनता बीजेपी की गारंटी को जान गई है कि वो झूठी है।
बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 405। मैं समझता हूँ कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हूँ कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29। और शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट के डले हैं। कई बूथ निकले जब 375 वोट के डले, तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड। एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भले ही असर ना पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है, वहां कम मतदान प्रतिशत बीजेपी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक पार्टी के संगठनों में भी बदलाव की चर्चा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े चेहरे के साथ ही युवाओं को भी मौका दे सकते हैं। संगठन में बदलाव को लेकर सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस संगठन में तकरार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कई बड़े पदाधिकारी जहां पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं इस दौरान आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कार्यकारिणी में बदलाव कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार युवा चेहरों को संगठन में जगह दी जा सकती है, तो वहीं सेकेंड रो के नेताओं को भी संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें कि इन बदलाव को लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। संगठन में बदलाव की अटकलों को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि चुनाव में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उससे किसी पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ता। संगठन में जहां तक बदलाव की बात है, तो यह निरंतर प्रक्रिया हमेशा होती ही रहती है। देखिए, चुनाव में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उससे किसी पार्टी को खास फर्क नहीं पड़ता। और संगठन में जहां तक बदलाव की बात है, ये निरंतर प्रक्रिया है और ये होते रहता है। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी संगठन स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव अपनी टीम को मजबूत करते नजर आ सकते हैं, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी की नई नियुक्ति देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी इन बदलाव को सतत प्रक्रिया बता रही है। कांग्रेस में संगठन के बदलाव को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। विधानसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी जो कांग्रेस अब तक तय नहीं कर पाई है, मुझको लगता है कि उसी कांग्रेस के जिम्मेदार और जवाबदार नेता भविष्य में जो परिणाम लोकसभा के आने वाले हैं और 11 की 11 लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पराजय होने वाली है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बचने के लिए अपने ही संगठन के बीच में इस प्रकार का सुगुफा छोड़ रहे हैं और अपने ही संगठन के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टी पदाधिकारी को जिम्मेदारियां देती रहती हैं। प्रदेश में पार्टी के अंदर जब से बदलाव की सुगबुगाहट हुई है, इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। इन मामलों पर अब देखना होगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए बदलाव कब तक होता है और ये बदलाव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और अब भाएगा तो वो है मटके का ठंडा ठंडा पानी। बैतूल की भैंसदेही में आज भी वो परंपरा बची है जिसमें हाथ से मिट्टी के मटके बनाए जाते हैं। इन मटकों की डिमांड भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा होती है। देखिए कैसे। बुझाता हूँ प्यासे की प्यास में ही, कुम्हार के बच्चों का पेट पालता हूँ। कहता नहीं मैं किसी से कुछ भी, गरीब के घर को मैं ही संभालता हूँ। एक दौर था जब घर घर मिट्टी के बर्तनों का चलन था। पानी के लिए मिट्टी के मटके उपयोग में लाए जाते थे। धीरे धीरे दौर बदला तो आधुनिकता ने मटके को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर ने ले लिया। बड़े बड़े शहरों में मटके का चलन खत्म हो गया है, तो वहीं ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में भी कुम्हारों को मटके बेचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मिट्टी के मटके में ठंडा पानी रहता है, फ्रिज से अच्छा पानी होता हो,
सभी लोग पहले तो फ्रिज निकली, पहले वही मटके में के पानी से ही यूज करते थे और उससे गला खराब नहीं होता था। अब तो कम हो गया वो, मगर मटके का पानी शुद्ध होता। बैतूल के भैंसदेही में आज भी पारंपरिक मटके तैयार करने वाले कुम्हार दिनेश प्रजापति और उनका परिवार मिलकर हर सीजन में मटके बनाते हैं और इन्हीं मटकों से परिवार का भरण पोषण चलता है। दिनेश प्रजापति बताते हैं कि ये उनका पुश्तैनी काम है। जब मटका तैयार हो जाता है तो आज उसकी कीमत 80 से 100 रुपए है। ग्राहकी भले ही पहले जैसी ना हो, लेकिन उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। इसमें क्या ठंडा पानी बहुत ज्यादा रहता है और माले बहुत दूर तक जाता है। नहीं, जो मट्टी के बर्तन, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होगा। फ्रिज में है वो तो क्या है, इंजेक्ट है, मिट्टी है नहीं और मिट्टी आ रही बाहर की, बहुत महंगी पड़ रही है। रोजगारी में गिरावट है मौसम के हिसाब से। ये मटके लाल मिट्टी के बनते हैं, इसमें लीद मिट्टी मिक्स नहीं होती है, प्योर मिट्टी के रहती है ये। और महाराष्ट्र के जो मट्टे होते हैं वो लीद मिट्टी के होते हैं, इसलिए वहाँ के उतना नहीं चल पाता माल जो एमपी का चलता है। ये तो आपने मटके बनने और बिकने की कहानी जानी। आइए अब आपको मटके के पानी के फायदे भी बताते हैं। इसे लेकर भैंसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सिविल सर्जन डॉक्टर MS सेवरिया का कहना है कि मिट्टी के मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह प्राकृतिक रूप से पानी को संतुलन में ठंडा करता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता। ये क्या रहता है, जैसे फ्रिज का पानी है, जो आइस का पानी पीते, बर्फ का पानी पीते हैं, वो क्या शरीर के लिए इतना जो है कि सर्दी खांसी वगैरह उससे होता है। मटके का पानी उतना ठंडा नहीं रहता, बहुत बढ़िया नॉर्मल रहता है। मतलब उससे पीने से मटके का पानी बहुत शुद्ध रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, उससे सर्दी खांसी नहीं होती है। और जैसे अपन कहीं गर्मी से कहीं जा रहे हैं, अचानक अपने ठंडा पानी पी लिए, फ्रिज का पी लिए, तो सर्दी खांसी या गला खराब होता है, इतना मटके के पानी से नहीं होता है। पुरानी परंपराओं और प्राकृतिक तरीके से पानी को ठंडा करने वाले मटके का चलन भले ही कम हो गया हो, पर आज भी इंसानी शरीर के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ कुम्हार परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन भी है। साथ ही उन लोगों के लिए गर्मी से बचने का एक जरिया भी है जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों से आते हैं। शंकर राय, बैतूल, विस्तार न्यूज। तो बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।